हेलो, नमस्कार, वड़क्कम। आपका सीबीएसई विद सुधीर चैनल पर स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मल्हार, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है सीबीएसई छठवीं कक्षा के लिए, सीबीएसई क्लास 6, एंड द फर्स्ट पोएम इज कॉल्ड मातृभूमि। ओके, नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस एक्सप्लेनेशन इज दैट ऑब्वियसली मैं हिंदी में तो समझाऊंगा ही, साथ में जहां पर भी आपको अंग्रेजी के एक्सप्लेनेशन से मदद मिलेगी वो भी करूंगा, सो दैट इट बेनिफिट स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ स्टेट्स इन साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हु मे नॉट बी वेरी फेमिलियर विद इंग्लिश। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी में साइमल्टेनियसली समझाऊंगा, तो मुझे आपका कॉपरेशन मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। तो ये पर्टिकुलर कविता जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू स्टूडेंट्स, वेदर यू आर फेमिलियर विद द मैप ऑफ इंडिया। अगर नहीं है तो किसी भी किताब में या गूगल में जाके इंडिया मैप को पूरी तरह से देख लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इंडिया के फिजिकल मैप से जितनी फेमिलियरिटी होगी, द मोर फेमिलियरिटी यू हैव विद द मैप ऑफ इंडिया, द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, you will find it easy to understand this poem. More importantly, ये आगे के लिए काफी उपयोगी रहेगा, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास 8, 9, 10 में खास करके, तब आपको इंडिया के बारे में, काफी फीचर्स के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। सो एट दैट टाइम इफ यू आर मोर फेमिलियर विद द मैप ऑफ इंडिया, you will have an edge over other students in your class. You can say, ma'am, I know this particular answer. Okay, so that's what I want you to do. What is मातृभूमि? इसको पहले टाइटल को समझ लेते हैं। मातृ यानी कि मदर। ओके, सो प्लीज कीप a notebook and pen with you. If you're a parent and trying to help your child, please do the same. In fact, I would suggest that you keep the child with you. I would also suggest that you do not see this video at 1.5 or 1.75 speed, for the simple reason, unless the exam is tomorrow, for the simple reason that I would be deliberately going slow ताकि आपको समझ में आ जाए। I will also do a simultaneous revision ताकि आपका first revision भी इसी वीडियो में हो जाए। Okay, that will be the benefit with this video. So मातृ means mother, भूमि means land. Okay, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में है उनको ये सब शब्द मालूम होंगे। Those who are in South India may not be familiar with these words, so you need to write down the meaning of every word so that you do not face any discomfort. I know it for a fact that students in South India actually score better than students in North India in Hindi. Why? And I'll tell you why. See, उनको बोलचाल में थोड़ी मुश्किल आती है। You know, when they speak in Hindi, का, की वगैरह, दे उसमें गलत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में मिस्टेक्स कर देते हैं, because it's not their first language. It is either Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, etc. Now, but they put in more effort in Hindi because they know that they have a handicap and they don't want Hindi to completely bring down the overall percentage. Okay, तो मातृ मतलब मदर, भूमि मीन्स लैंड, सो मदरलैंड। सो अगर इसका इंग्लिश में टाइटल होता तो वो होता मदरलैंड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड व्हाट इज आवर मदरलैंड? इट इज इंडिया। भारत इज आवर मदरलैंड। नाउ लेट्स गेट टू द पोएम स्ट्रेट अवे फर्स्ट। ओके, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नाउ ऊंचा खड़ा हिमालय, व्हाट इज हिमालय? द एंटायर हिमालयन रेंज विच आर ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, राइट? जो उत्तर की दिशा में जो पूरे हिमालय पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, वो सब, आई मीन द एंटायर हिमालयन रेंज विच इज देयर, दैट इज व्हाट इज प्रोटेक्टिंग इंडिया। सो ऊंचा खड़ा, ऊंचा मतलब टॉल, खड़ा means standing, so standing tall the Himalayas. So please try to do an English translation if you are not having Hindi as your first spoken language. लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए अगर आप हिंदी में बात करेंगे, स्टूडेंट्स हु आर इन लेट्स से बैंगलोर और चेन्नई एटसेट्रा एंड हैव हिंदी एज अ सब्जेक्ट हियर, इट विल रियली हेल्प यू। आकाश चूमता है, आकाश चूमता है means it is so tall that it is almost like it is kissing the sky. It is so tall that it's almost touching the sky and kissing the sky. Chumta hai means kissing the sky. So it is the Himalayas which are standing tall. They are so tall that it looks like they are kissing the sky. वो इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा जो आसमान है उसको चूम रहा है।
समझ में आ गया? पहले दो लाइन, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है. व्हाट डज दिस मीन? नाउ चरण मीन्स फीट, पैर. चरण मीन्स फीट. प्लीज कीप राइटिंग इट डाउन. Charan means feet. Sindhu refers both to the ocean as well as the rivers of the country. Okay, Sindhu means both rivers as well as the ocean. So when you see the motherland, when you see the India map, जब मैंने कहा ना इंडिया मैप को आपको समझने की जरूरत है, नीचे कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरला के नीचे क्या है? हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन. तो ऐसा लगता है कि जो नीचे जो पानी का जो बड़ा वाटर बॉडी है, that is at your feet, at the feet of the country which is Bharat or India. So नीचे चरण तले झुक, that is it is at your feet. We have the Indian Ocean which is moving around the feet of the country. नित सिंधु झूमता है. एंड अगर आप समुद्र की लहरों को देखें, so they will be moving merrily like that, right? So it is as though it is feeling happy, कि वो खुश है कि वो भारत के चरणों में नीचे है. समझ में आ गया पहला स्टैंजा. चलते हैं आगे. गंगा यमुना, इतना डिटेल्ड, सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू हियर, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे. ओके, कहां गया? हाँ, गंगा यमुना यमुन त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही हैं. नाउ ध्यान से सुनो. गंगा यमुन, यमुना है नदी का नाम. जो कि दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम होगा कि नदी का नाम है यमुना. लेकिन कभी कभी कविता को एक तरह से एक सिमेट्री देने के लिए कई सारे कवि एक को आ, ई, ओ की वगैरह की मात्रा को हटा देते हैं या ऐड कर देते हैं. यहां पर उसको हटाया गया है. तो ये यमुना है जिसको कि यमुन करके लिखा गया है. सो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई. त्रिवेणी कौन सा है? अगर आप में से कोई इलाहाबाद में रहते हैं, जिसका कि अभी नया नाम प्रयागराज है, वहां पर त्रिवेणी का संगम होता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि इनविजिबल नदी है, द रिवर दैट यू कैन नॉट सी, दैट ऑल कम टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई इलाहाबाद और प्रयागराज इज नोन एज द त्रिवेणी संगम. त्रिवेणी संगम, सो जहां पर नदियां आकर मिलती हैं. तो गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं. सो दे आर काइंड ऑफ मूविंग अराउंड. इट इज एन amalgamation, it is a mixing together of different rivers and लहर रही हैं. Again very similar to यहां पर, it is kind of in a state of happiness. Okay, जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है. Now छटा निराली means lush green. There is a lot of greenery. As there is obviously when the river goes and the soil is good, then it kind of वहां पर किसी भी तरह के उपजाऊ जमीन है, वहां पर कई सारे क्रॉप्स उगते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ हरियाली है वहां पर. तो छटा निराली, जगमग छटा निराली मींस लश ग्रीनरी, बिकॉज दे आर इरिगेटिंग. वहां पर पूरा एक तरह से इरिगेशन करते हैं. दे इरिगेट द लैंड बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज. सो छटा निराली मींस लश ग्रीन. पग पग छहर रही है मीन्स कि हर एक कदम पर इट इज काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग. सो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, द पानी का मौज, द मूवमेंट ऑफ द रिवर, जिसको कि जोश कहते हैं, जिसको कि उमंग कहते हैं. ये सब सिनोनिम्स हैं. ओके, पर्यायवाची हैं. तो शहर का अर्थ होता है एक तरह से बिखराना या चित्राना, काइंड ऑफ गेटिंग स्प्लिट काइंड ऑफ अ थिंग, फैलना. एंड एक तरह से साउंड के लिए भी ये चहर रही है का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द साउंड दैट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिवर वाटर. सो यहां पर कहने का मतलब है कि पग पग को ट्वाइस यूज किया गया है. पग पग मींस एट एवरी स्टेप, यानी कि हर कदम पर इट इज काइंड ऑफ स्प्लिटिंग एंड मूविंग, एक तरह से बिखर रही है. इट इज मूविंग एवरीवेयर. सो इट्स शोइंग द मूवमेंट. It is he's kind of conveying the movement of the river and the kind of effect, उससे किस तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है उसके बारे में बताया गया है. मैं इंग्लिश में अनुवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑब्वियसली उम्मीद करता हूं कि आप सब इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश के साथ फेमिलियरिटी तो जरूर होगी, राइट? एंड इट विल ऑल्सो हेल्प आवर यंग चिल्ड्रन फ्रॉम साउथ इंडियन स्टेट जिनके हिंदी पहली भाषा
नहीं है। ओके, तो आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की चैनल। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में क्या कहा गया है? यहां पर बात की गई है पुण्य भूमि की। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। पुण्य भूमि मींस पुण्य वेयर गुड थिंग्स हैपन। द लैंड, भूमि मींस लैंड, मैंने बताया। पुण्य मींस गुड थिंग्स, so the land means so the land where good things happen, जहां पर अच्छी चीजें होती हैं। पुण्य का काम बोलते हैं ना, पुण्य और पाप। पुण्य का एंटोनिम क्या है, विपरीत शब्द क्या है, पाप। सो यहां पर पुण्य का काम होता है इस धरती पर। तो एंड इट इज ऑल्सो, पहले के जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप जमीन को खोदेंगे, भूमि को खोदेंगे तो आपको सोना मिलेगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जिस तरह की उपजाऊ जमीन है, यहां पर जिस तरह का इरिगेशन से जिस तरह की फसल उगाई जाती है, वो सोने की तरह है। इट इज लाइक द गोल्डन लैंड। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया गाना पहले होता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। This used to be a very famous song many years ago. Almost, I think this is at least 50 to 60 years old, more than that probably. So it used to be called the सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि। वे जन्म भूमि मेरी, that this is the place where I have taken birth. यहां पर मेरा जन्म हुआ है, तो ये मेरी जन्म भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, the title comes, यानी कि this is my motherland. That my biological mother has given birth to me, but this is also my country is also like my mother. तो ये पुण्य भूमि है, ये स्वर्ण भूमि है, ये जन्म भूमि है, और ये मातृभूमि है। ओके, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। भारत माता, भारत माता की जय। एंड दैट्स व्हाट इज कन्वेड ऑल्सो इन दिस इलस्ट्रेशन। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। यहां पर किसकी बात हो रही है? सिंपल, झरने मतलब वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स कहां से आते हैं? माउंटेन्स के बीच में से वाटरफॉल्स आते हैं। आपने कई कई जगह पर देखा होगा, कई जगह पर उत्तराखंड में काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। कर्नाटका में जाओ तो जोग फॉल्स हैं। ऊटी वगैरह में यू विल फाइंड इट। इन तमिलनाडु नीलगिरीज में काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। केरला में देयर इज द अथिरपल्ली वाटरफॉल्स नियर त्रिशूर। सो इस तरह से कई सारे झरने हैं भारत के कई सारे प्रदेशों और राज्यों में, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। और झरने अनेक झरते, झरते मींस द फॉल ऑफ द वाटरफॉल, जिसकी पहाड़ियों में, एंड इन दोस माउंटेन्स काफी सारे बर्ड्स, चिड़िया यानी कि बर्ड्स, दे आर चहक रही हैं, दे आर चर्पिंग, दे आर मेकिंग द साउंड काइंड ऑफ थिंग, दे आर चर्पिंग अराउंड। हो मस्त झाड़ियों में, आई मीन झाड़ियों मींस इन द बुशेस एटसेट्रा, दे आर सिंगिंग देयर सॉन्ग्स, दे आर चर्पिंग अराउंड। सो जिस तरह की आवाज, चहकने का चहकना ऑल्सो इज, अरे तुम बड़े चहक रहे हो आज। अगर आपकी टीचर कोई इस तरह से बोले तो इसका क्या मतलब है? आप आज काफी चहक रहे हो, इसका अर्थ है कि आज आप काफी खुश हो और काफी बातचीत कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट, सो चहक इज यूज्ड इन दैट सेंस। ओके, हो मस्त झाड़ियों में, दैट इज इन द बुशेस। सेकेंड पेज पे चलते हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन सवारती है। इस पर जरा ध्यान दीजिए, थोड़े से कठिन शब्द हैं तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, नोट करते रहिए। अमराइयां का मतलब है आम के बाग। ओके, हालांकि इसको उद्यान यानी कि गार्डन्स के सेंस में भी कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर अमराइयां का सेंस है आम के बाग। जहां पर काफी सारे आम के पेड़ हैं। आम तो आपको पसंद होंगे ना, हम सब आम आदमी हैं क्योंकि हम सबको आम पसंद है। वी ऑल लव मैंगोस व्हिच कम इन द समर सीजन। ओके, राइट, व्हिच इज योर फेवरेट मैंगो? ओके, मेरा फेवरेट है बंगनपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलता है। अल्फोंसो जो महाराष्ट्र में मिलता है। अगर आप मराठी मानुस हैं,
बॉम्बे में पढ़ते हैं, पुणे नागपुर वगैरह में पढ़ते हैं, तो आपको शायद अल्फोंसो ज्यादा पसंद होगा। दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया में दशहरी, लंगड़ा वगैरह काफी मशहूर है। तो आपका फेवरेट आम कौन सा है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स हैव अ नॉट अ कॉन्टेस्ट बट लाइक एक दूसरे को जानने में मदद मिलेगी। ओके, ईस्ट इंडिया में किस तरह का, बंगाल में किस तरह के आम मिलते हैं मुझे नहीं मालूम है, मेरे को जरा बताइए। ओके, सो आम के बाग, अमराइया मतलब आम के बाग। ओके, और उसमें काफी थिक वेजिटेशन है, यानी कि घनी है मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ मैंगो ट्री, सो इट इज अ वेरी थिक काइंड ऑफ अ कैनोपी, थिक वेजिटेशन, बहुत सारे आम के पेड़ हैं। अमराइया घनी है। कोयल पुकारती है, कोयल एज इन द बर्ड कुकू, इट इज काइंड ऑफ सिंगिंग, पुकारती है मींस इट इज थ्रू इट्स वॉइस इट इज कॉलिंग आउट टू द अदर बर्ड्स। बहती मलय पवन है। नाउ मलय पवन इज अ रेफरेंस टू, लेट मी राइट इट आउट सो दैट आपको मदद मिलेगी, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। मलय पवन is a reference to the Western Ghats. Western Ghats is in the southern part of India. जैसे अगर इंडिया का मैप ऐसा है तो यहां पर जो है ये पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं, स्ट्रेचिंग फ्रॉम केरला राइट अप टिल गोवा। ओके, कर्नाटका महाराष्ट्र से होते हुए गोवा तक ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, जहां पर कई सारे पहाड़ हैं, कई सारे जंगल हैं, राइट, and it is one of the most green parts of India. Okay, तो यहां पर पहले तो हिमालय की बात हो गई थी और अभी यहां पर मलय पर्वत की पवन की बात हो रही है। पवन मींस विंड। ओके, इसीलिए हनुमान को बोलते हैं ना पवन पुत्र, बिकॉज उनके फादर थे विंड, द गॉड ऑफ विंड, पवन। ओके, सो पवन पुत्र हनुमान। सो मलय इज a reference to the western ghats in South India from Kerala to the coast of Goa. And the wind coming from those mountains, you know, जो बहती हवा सा था वो, थ्री इडियट्स का गाना है ना। सो अगर गानों से याद रहे तो इजी होगा आपके लिए। सो बहती मलय पवन है, तो यू नो दैट काइंड ऑफ अ ब्रीज विच इज कमिंग, जो अच्छी हवा, सुहानी हवा जो आ रही है इज वेरी नाइस, एंड वो हम सबको अच्छा महसूस कराती है। ओके, तन मन सवारती है, यानी कि इट, तन is the body, man means the mind, तो body and mind को it kind of rejuvenates. Okay, it kind of makes us feel better. Okay, उससे हमारा तन मन एक तरह से अच्छा हो जाता है, you know, you feel good. कभी ऐसा हो आपने मेडिटेशन किया हो या किसी पूजा पाठ में भाग लिया हो, तो आपका तन मन, you know, you feel good, you feel more positive energy. तो इस तरह का जो ब्रीज आती है, इस तरह से हवा आपके शरीर पर, आपके फेस पर, आपके बालों पे वगैरह का, इट इज काइंड ऑफ हैविंग एन इफेक्ट, उससे यू आर फीलिंग वेरी गुड। वे धर्म भूमि मेरी, वे कर्म भूमि मेरी। ना धर्म का इस्तेमाल नॉर्मली हम रिलीजन के हिसाब से लेते हैं, वी नॉर्मली एसोसिएट इट विद रिलीजन, बट यहां पर इट इज नॉट बीइंग यूज्ड टेक्निकली इन द टर्म ऑफ रिलीजन। इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ, यू नो, हिंदू मुस्लिम, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट इज इन टर्म्स ऑफ माई ड्यूटी टूवर्ड्स माई मदरलैंड। ये मेरा धर्म है, मेरा, मुझे जो भी काम सौंपा गया है, वट एवर ड्यूटी हैज बीन असाइन्ड टू मी। समझिए, आप एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का काम करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग ए रैंडम एग्जांपल। आप एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, आपको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का काम किया गया है, उस सिक्योरिटी का काम करना आपका धर्म है, यू नो, कि दिस इज माई ड्यूटी। तो उस सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है दैट दिस इज द लैंड वेयर आई विल फुलफिल माई ड्यूटी। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, तो मैं यहां पर करूंगा। ये कर्म भूमि मेरी, दिस इज वेयर आई विल डू माई ड्यूटी। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन यूज्ड। वे जन्मभूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया तो लिखो कि समझ में आ रहा है, कमेंट्स में लिखो कि सर समझ में आ रहा है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। रघुपति इज द नेम फॉर लॉर्ड राम, राम बिकॉज रघुकुल, बिकॉज उनका ये रघुपति नाम किस वजह से आता था? रघुपति नाम इस वजह से आता था, एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, हाँ, रघुपति नाम इसलिए आता था क्योंकि उनका जो डायनेस्टी था उसको रघुकुल बोलते थे, रघुकुल के राजा थे राम। ओके,
तो इसलिए रघुपति, उनका दूसरा नाम रघुपति भी था, ये उनका एक सिनोनिम है। सीता, जहां जन्मी थी सीता, सीता द वाइफ ऑफ लॉर्ड राम। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। नाउ लिख देता हूं तो आपको आसानी होगी। वंशी का मतलब है फ्लूट, ओके। वंशी का मतलब है फ्लूट। पुनीत गीता मीन्स द सेक्रेड भगवत गीता। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी ऑन द बैटल फील्ड इन कुरुक्षेत्र। जो महाभारत अगर आपने पढ़ी हो या आप उससे फेमिलियर हो, इफ यू आर फेमिलियर विद द महाभारत, द भगवत गीता इज व्हाट श्री कृष्ण टोल्ड टू अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड इन कुरुक्षेत्र। वंशी मीन्स फ्लूट। सो कृष्णा यूज्ड टू प्ले द फ्लूट, राइट? यू आर ऑलरेडी, आई मीन, अगर आप अपने घर में पूजा रूम में जाएं और अगर वहां पर लॉर्ड कृष्णा की तस्वीर हो तो आप हम हमेशा पाएंगे कि वो एक बांसुरी के साथ रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने सुनाई बांसुरी एंड ऑल्सो गिव द गीता उपदेश। तो राम, सीता, कृष्ण तीनों की बात इस पर्टिकुलर स्टैंजा में की गई है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम कौन? गौतम बुद्ध, जिनका कि पहला नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि एक राजकुमार थे, फिर उनको एनलाइटनमेंट मिला, राइट? उसके बाद वे लॉर्ड बुद्धा बन गए। सो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश मीन्स, यश मीन्स बीइंग मोर फेमस, यू नो दैट ही मेड आवर कंट्री मोर फेमस, दैट इज उन्होंने हमारी कंट्री का मान बढ़ाया, उसको ज्यादा प्रसिद्ध किया यहां पर जन्म लेकर कि दिस इज द लैंड where Lord Buddha was born, one of the greatest people to have been born in India, right? So गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश, सुयश means fame, okay, जिसका की नाम बढ़ाया, you know, made us more famous। जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। Now ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका अर्थ क्या है? दया मीन्स एम्पथी। ये एक नया शब्द होगा आपके लिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए क्योंकि अंग्रेजी में भी एम्पथी, सिंपथी और पिटी में अंतर होता है, लेकिन ये हम बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन दया का मतलब है किसी के साथ सहानुभूति, किसी के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना। ये नहीं कि किसी के साथ कठोर तरीके से बर्ताव करना। अगर इंग्लिश में समझाऊं, दैट इज यू बिहेव नाइसली विद समवन, नॉट टू बिहेव रूडली विद समवन। सो इफ समवन इज इन ट्रबल, आप दया दिखाते हैं, यू बिहेव सिंपैथेटिकली टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसको दया कहते हैं। तो जग को, जग मींस वर्ल्ड, सो ही टॉट पिटी एंड सिंपैथी एंड एम्पैथी। मैं तीनों को एक ही सेंस में यूज कर रहा हूं आपके लेवल के लिए अभी के लिए, हालांकि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। सो ही टॉट दया टू द वर्ल्ड एंड जग को दिया दिखाया। दिया मतलब ये नहीं कि कैंडल पकड़ के चल रहे हैं, ये नहीं कि दिया दिखा रहे हैं। दिया मींस शो लाइट, he enlightened the world, okay, कि पूरे विश्व को एक तरह से he showed the way कि इस तरह से जीने से ही बेहतर होगा। It is the light of enlightenment, okay? यहां तक समझ में आ गया? ये और ये स्टैंजा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके? सेकेंड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी, जो कि काफी प्रसिद्ध कवि हैं। वे युद्ध भूमि मेरी, वे बुद्ध भूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी, वे जन्मभूमि मेरी। युद्ध भूमि मतलब ये नहीं कि सडनली अभी वो युद्ध की बात कर रहे हैं, नहीं। युद्ध मीन्स इट इज नॉट अबाउट फाइटिंग, इट इज नॉट अबाउट बैटल्स, इट इज नॉट अबाउट वॉर्स। ही सेइंग कि मेरे को हर तरीके के युद्ध भी यहां पर लड़ने पड़ते हैं। युद्ध मतलब वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी पर युद्ध, इलिटरेसी पर युद्ध, यानी कि सबको पढ़ाई होनी चाहिए, तो इलिटरेसी यानी कि अगर कोई शिक्षक नहीं है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको भी पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। तो अशिक्षितता पर भी एक तरह का युद्ध, तो इट इज दैट काइंड ऑफ ए थिंग। वे बुद्ध भूमि मेरी, ये लॉर्ड बुद्धा की बात नहीं हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रेट थॉट्स, कि अच्छे विचार हमारे मन में आने चाहिए। इट इज बुद्धिजीवी, जैसे बोलते हैं ना, बुद्धिजीव का मतलब है इंटेलेक्चुअल्स, दैट इज समवन हु इज इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो रिफाइंड एंड इंटेलेक्चुअल। तो वो बुद्ध भूमि मेरी, दैट
एक तरह का जो अच्छे विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में आते हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये वो भूमि ऐसी है जहां पर अच्छे विचार भी आएंगे। वे मातृभूमि मेरी, वे जन्मभूमि मेरी। ओके, समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, आगे चलते हैं। अब प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं जल्दी से, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा दैट ही इज द पोएट हु हैज रिटन दिस पोएम। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था, यानी कि 125 years ago, 1906. I am recording this in 2024. So it is approximately one century and a quarter approximately. Okay. उस समय लगभग का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट। ओके, लगभग मींस ऑलमोस्ट। उस समय ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स एंड यूज इट इन योर वे ऑफ स्पीकिंग। आपकी हिंदी बढ़िया हो जाएगी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य मींस कंट्रोल। न्यू वर्ड, आधिपत्य मींस दैट द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडिया, दे वर कंट्रोलिंग इंडिया। सो ये लगभग, आधिपत्य, दोनों नए वर्ड्स हैं, लिख लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हालांकि ये तो आम भाषा का शब्द है। आधिपत्य जैसा थोड़ा रिफाइंड हिंदी साहित्य का शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आपको इस तरह के शब्दों का मतलब पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने अपनी लेखनी से, विद हिज राइटिंग, अंग्रेजों का विरोध किया। ही अपोज्ड द ब्रिटिश। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, दैट ही यूज्ड टू राइट ऑन पेट्रियोटिज्म। ओके, भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, दैट ही लव टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, द अदर पोएम्स रिटन बाय हिम विच आर वेरी फेमस और बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, दोज हु ट्राई विल नेवर एवर गेट डिफीटेड। ओके, आदि का मतलब है एटसेट्रा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। 1 मिनट में आता हूं। चलो, अभी क्वेश्चन आंसर्स पर जल्दी जल्दी चलते हैं। मेरी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर, सटीक मतलब ब्रीफ आंसर, क्विक आंसर्स कौन सा है, उसके सामने तारा बनाए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? द करेक्ट आंसर इज सिंधु। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। पार्ट में से चुनकर कुछ शब्द नीचे गए हैं। वी नीड टू मैच दीज ones. Okay, to match these ones. Okay, हिमालय कौन सा है बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं। अभी this one is this. Okay, this one is this. Okay, this one is this. जल्दी जल्दी आप भी करते रहिए, देखते हैं कौन पहले करता है। Shri Krishna is the son of Vasudev and Devaki. Okay, then कुछ गलत हो गया यार। एक मिनट। अच्छा, ये 9 10 है, दैट्स व्हाई वो फिट नहीं हो रहा है। आई विल जस्ट रीड इट आउट देन। ओके, पहला है हिमालय। हिमालय का भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वत माला। देन त्रिवेणी इज द प्लेस वेयर ऑल तीन नदियों की मिलती धारा संगम। मलय पवन, ऑलरेडी आर दिस थिंग, 6 नंबर। सिंधु, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज द समुद्र, एक नदी का नाम। ओके, गंगा यमुना, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट दीज आर दी भारत की प्रसिद्ध नदियां। रघुपति इज फॉर राम, रामचंद्र का नाम। श्री कृष्ण, वी हैव ऑलरेडी, वासुदेव के बेटे। सीता, जनक की पुत्री जानकी। गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भगवद गीता। और गौतम बुद्ध इज द लास्ट वन विच इज
एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक. ओके, आई होप यू हैव मैच्ड दिस. आई शुड हैव रिड्यूस्ड दिस साइज एंड देन डू इट. पंक्तियों पर चर्चा. कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डिस्कस. आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए. दैट इज यू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे. ये युद्ध भूमि मेरी, व बुद्ध भूमि मेरी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द पोएम. कोयल कहां रहती है? यू नीड टू, दिस इज वेरी वेरी इजी काइंड ऑफ दिस थिंग. कहां से आते हैं? पहाड़ों में से. श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? गीता उपदेश. गौतम ने किसका यश बढ़ाया? भारत ने. सो द फर्स्ट टू आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू कीप गिविंग यू होमवर्क बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बिकॉज इट विल हेल्प यू. आप वापस कविता में जाएंगे, फिर से देखेंगे और फिर उसका उत्तर एक वर्ड में आपको, एक शब्द में आपको उसका उत्तर लिखना है. नदियां लहर रही हैं, पग-पग चहर रही हैं. लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज. ये सब मैंने आपको समझा दिया है. चहर का मतलब दीज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आप समझ लीजिए. कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहां कहां छठा लहर रही है, किसका पानी लहर रहा है. ओके. ओके, सो कहां कहां छठा लहरा रही है, किसका पानी लहरा रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है. सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू. कविता की रचना. गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं, जो कि मैंने अभी कहा. यमुन शब्द यहां पर यमुना नदी के लिए इस्तेमाल किया गया. ये सब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो ये जो प्रश्न उत्तर है जो सीधा समझाया गया है उसी के बारे में यहां पर है. कभी कभी कवि कविता का लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं. दे स्लाइटली ट्रांसफॉर्म दी वर्ड्स. यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी विशेषताएं पता चलेंगी, आपको जो विशेष बातें हैं. सो इफ यू सी एनी मोर वर्ड्स लाइक दैट यू कैन हाईलाइट देम. स्तंभ एक, दिस इज अगेन टू वर्ड्स. वे जन्मभूमि मेरी, दिस इज टू. चिड़िया चहक रही हैं, दिस इज थ्री. अमराइयां घनी है, दिस इज वन. ओके. कोयल पुकारती है. कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी? वो दूसरे चिड़ियों को पुकार रही होगी. कैसे पुकार रही होगी? वो गाना गा के पुकार, क्योंकि कोयल अच्छा गाती है. कोयल क्यों पुकार रही होगी? बिकॉज वो काफी खुश है उस तरह के माहौल में, उस घने अमराइयों में. तो काफी खुश है, इसलिए वे दूसरे पक्षियों को भी चहक कर पुकार रही होगी. ये एक तरह से इट्स योर ओन इमेजिनेशन. बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है. पवन किसका तन मन संवारती है? इट इज डूइंग दैट टू एवरीवन इंक्लूडिंग द बर्ड्स. अपनी एक जो जेंटल ब्रीज है, जो कि जो हवा आती है, उससे सभी को एक तरह का आनंद मिलता है. शब्दों के रूप. जगमग छटा निराली, पग पग चहर रही है. ना इसमें कहा गया है कि पग पग शब्दों को दो बार आए हैं. इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर, यानी कि पग पग मतलब हर कदम पर. शब्दों में इस तरह से जोड़े दिए गए हैं, इसका अर्थ लिखिए. ओके. इस तरह से देयर विल बी मोर सच वर्ड्स व्हिच वुड बी देयर. सो प्लीज लुक एट देम एंड हाईलाइट देम. नाउ इसके साथ साथ अभी जो यहां पर दिए गए हैं, घर घर मतलब कि घर घर जाकर हमने सफाई का अभियान किया, यानी कि यू वेंट टू एवरी हाउस. ओके, कि हम हर घर गए. तो उस तरह से इन शब्दों को जब यू कैन से हम हर घर जाके हम करें, लेकिन अगर आप हर घर को छोड़कर अगर आप घर घर लिखेंगे फॉल बीच में हाइफन का इस्तेमाल करके, तो उसका भी अर्थ वही होता है. द मीनिंग इज द सेम. इफ यू यूज द सेम वर्ड ट्वाइस विद अ हाइफन इन बिटवीन, तो उसका भी अर्थ वही निकलता है. हम घर घर जाकर सफाई का अभियान करेंगे. बाल बाल, अरे वो बाल बाल बच गया. इतना इतना खराब एक्सीडेंट था, लेकिन वो बाल बाल बच गया. कि एक बड़ा उसकी छत नीचे गिर गई और वो थोड़े से इधर ही सो रहा था, तो वो बाल बाल बच गया. यानी कि ए नैरो एस्केप. इट मींस ए नैरो एस्केप. सांस सांस, कि दैट मेरी सांस सांस फूल गई काइंड ऑफ थिंग, इन डूइंग दिस वर्क. देश देश, कि मैं देश देश घूमा हूं. दैट मींस मैं हर देश घूमा हूं और आई हैव टूर्ड मेनी कंट्रीज. पर्वत पर्वत, दैट इज यू काइंड ऑफ पर्वत पर्वत पर चढ़कर हमने ऊंची एक्सपीडिशन की, ऊंची ऊंचाइयों पर हम गए. वे युद्ध भूमि मेरी, वे बुद्ध भूमि मेरी. कविता में भूमि शब्द के अलग अलग शब्द जोड़कर, दिस आर द हिंट्स. संकेत मतलब हिंट्स.
तप, देव, भारत, जन्म, all these words can be used with bhumi. And you need to mention, like for a janma bhumi means the place where I have taken birth. Karm bhumi, where I will be doing my duty. Kartavya means again my duty, that this is my job. For instance, इसमें एक शब्द था, मैंने पता किया था, I want you to find out the meaning of the word mal. Okay, this is your homework. Yajna means where I do, the puja and, do something like that. Rangbhumi means a very colorful kind of country, and you can use all these words with the word bhumi. थोड़ा बिन थोड़ा सम्मान, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़े, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया दिखाया. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन ग्रेट डिटेल. ओके, आपकी बात. Okay, now this is something which you need to do. How will you write it? I will give you hints, and I want you to write your own paragraph and write it in the comment section and send it across to me. So उसमें अगर आप लिखेंगे, मैं जो लिखा है मैं उसी को पढ़ता हूं. मैं दिल्ली में रहता हूं. I don't live in Delhi. हालांकि मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ था, तो मैं उसके बारे में लिखता हूं. मैं दिल्ली में रहता हूं, ये देश की राजधानी है. इस जगह की विशेषता ये है कि यहां पर कई सारे ऐतिहासिक स्थान हैं. ओके, ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां पर आपको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी. लाल किला हो या कुतुब मीनार, इंडिया गेट हो या राजघाट, ये सभी जगह भारत की पिछले 300 साल के इतिहास के बारे में आपको बताएंगी. खान पान के हिसाब से, क्योंकि ये भी लिखा गया है कि कहां क्या क्या मिलता है, प्रसिद्ध स्थान, जलवायु, खान पान, प्रकृति मीन्स नेचर, एनवायरनमेंट, उस सब के बारे में लिखिए. तो खान पान के हिसाब से देखें तो यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, यहाँ पर जो गलियों में जिस तरह का खान पान मिलता है, वो काफी प्रसिद्ध है और काफी स्वादिष्ट भी माना जाता है. चटपटा खाना आपको गली में, छोले भटूरे, समोसे, जो भी दिल्ली में रहते हैं उसके बारे में लिखो. ओके, आपको गली के नुक्कड़ पर मिलता है, वो उंगलियां चाटने लायक रहता है. तो ये मैंने छोटा सा लिखा है, आप भी लिखिए इस तरह के पॉइंट्स. और जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज, माय सजेशन टू यू वुड बी दैट यू ट्राई टू मेक इट 75% इनफॉर्मल काइंड ऑफ लैंग्वेज. इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज वाली बातें लिखो, लेकिन एक तरह से जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा लगे कि कोई आपसे ये बात कर रहा है. और 25% थोड़े से फॉर्मल शब्दों का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंसर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे एग्जामिनर को, आपकी टीचर को. दूसरा, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखें. और इसके बारे में, वेदर के, अगर प्रकृति के बारे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में दिल्ली में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है क्योंकि तापमान काफी बढ़ जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में मौसम बहुत ही लाजवाब होता है और धूप सेकने का तो मजा ही कुछ और रहता है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं. आप अपने मित्र के बारे में लिख सकते हैं. मेरे सबसे प्रिय मित्र का नाम है सत्यजीत. मैंने उसको सबसे पहले बारी स्कूल के दाखिले के दिन देखा था. उसका रोल नंबर मेरे बाद ही पढ़ता था, तो हमारी काफी घनिष्ठ मित्रता हुई. उसका घर भी मेरे घर के पास ही था, तो स्कूल बस में हम रोज सुबह और शाम को एक साथ सवारी करते थे, तो उससे मित्रता और भी बड़ी. कक्षा में भी हम एक ही डेस्क पर बैठते थे. स्कूल की फुटबॉल टीम और संगीत टीम में भी हम दोनों शामिल थे, तो इससे हमारी मित्रता काफी बढ़ी. तो इस तरह से आप अपने मित्र के बारे में भी लिख सकते हैं. तो अगर आप देखेंगे मेरी भाषा, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट आई हैव यूज्ड, it is very conversational, it is not tough language, and that's what you really need to do as far as Hindi is concerned. Keep it simple, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपके गलत वर्ड्स या गलत पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने के चांसेस और भी कम रहते हैं. ओके, श्री कृष्ण, ये तो मैंने आपको बता दिया. वंशी बांसुरी को कहते हैं. यहां पर थोड़े से वाद्यों के नाम हैं और ये काफी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. मैं इसमें से 2-3 करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. फॉर इंस्टेंस, ये बीन है, ये बांसुरी है, ओके, ये नादस्वरम है, ये शहनाई है. बाकी 4 ये शंख है. तो 5 मैंने कर दिए, 3 आप और कीजिए. और आप किसी भी शब्दकोश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स आपको समझ में आ जाए. ये मैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ये वाला मैं यूज करता हूं. ये है जो हिंदी की ये मोटी किताब, ये शब्दकोश है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी के लिए. ओके,
आगे तो पहेलियां हैं, इसमें तो कुछ ये नहीं है। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, ये सब वर्ड्स को जंबल अप किया गया है। जल्दी से एक गेम की तरह कर लेते हैं। महासागर, हिमालय, गंगा, भारत, पवन, ये क्या है यार, मैं खुद ही भूल गया। अरे मैंने किया था यार, ये मैं खुद ही भूल गया। मैं ल का ये बताओ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। आई एम कंप्लीटली गोइंग ब्लैंक। ल कोयल, 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 कोयल। उफ बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल। कोयल। ओके, इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये तो वंदे मातरम वगैरह के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई, मजा भी आया, कुछ नया सीखने को मिला। जो भी मैंने असाइनमेंट दिए हैं, मुझे कमेंट्स में आपके आपके उत्तर चाहिए। एंड आई होप टू सी यू नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है जो मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के बारे में लिखा है, जिसका नाम है गोल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियोस। इसके बाद में मैं, अगर आपको किसी तरह के रेफरेंस बुक्स की जरूरत है, तो उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।